आदिल साहब, बिफोर हम भट्टी साहब के पास जाएं, जरा एक छोटा सा सवाल हमें समझा दीजिएगा। अभी यहाँ पर रजीम चेंज की बात हुई ब्रेक से पहले, क्या आप समझते हैं कि एंड गोल रजीम चेंज ही है? और कल के नेतन्याहू के जो इंटरव्यू था उसने मजीद वाजे कर दिए, फिर इसमें बड़े मिक्स सिग्नल्स हमें मिल रहे थे। आप हंसेंगे लेकिन सर वो खबर ये आ रही थी कि ट्रंप ने मना किया इसराइल को कि नहीं रजीम चेंज तक ना जाना, तो यहीं पे रुक जाओ। ये सब कुछ क्या हो रहा है? पहले तो ये मैं इंतजार कर रहा था भट्टी साहब की बात सुनने का। अच्छा। क्योंकि वो बड़े नोट्स ले रही हैं। I'm actually सर हम चाहते हैं कि लोगों का तजस्सुस बढ़े। We've saved best for the last। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रजीम चेंज इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए पहला इसका जवाब ये है कि रजीम चेंज हमेशा से असली हदफ जिसको हम रजीम चेंज कहते हैं वो ही रहा है। जो इन अ वे न्यूक्लियर आए, दूसरी चीजें आए, शुरू से ये मैं अब ये कई दिहाइयों की बात कर रहा हूं। फर्क सिर्फ ये हुआ है कि इस बार शायद रजीम चेंज का लाइकलीहुड थोड़ा बढ़ गया। इसमें जो महमिल कह रही है कि कब्ल वक्त है, कब्ल वक्त जरूर है, लेकिन जो पहले था उससे मैग्नीट्यूड बढ़ गया। एक आपने देखा कि फौरन जैसे ये हमले शुरू हुए इजराइल की तरफ से, तो सोशल मीडिया पे कहीं ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आनी शुरू हो गई, वो चाहे रजा पहलवी की हो या ईरानियन डायस्पोरा की हो या दूसरों की हो। सो उनको सूंगा दे स्मेल्ड कि अच्छा शायद इस बार कोई चांस है। जो इजराइल का आपका ये उनका जो नाम है इसका राइजिंग लायन, उसका हवाला डायरेक्टली है ईरान के पुराने झंडे के साथ। उस पे एक शेर है जो उठता है, तो उसका नाम वो बड़ा क्लियर था। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्लियर किया। तीसरी चीज ये है कि इजराइल ये स्मेल कर रहा है और ये हकीकत भी है कि ईरान इज वीक। ईरान पिछले एक साल में मिलिटरीली वीक हो गया, इकोनॉमिकली वीक हो गया, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स वीक हो गई, उसकी जो सेकंड थर्ड टियर ऑफ लीडरशिप्स हैं उसमें पेनिट्रेशन हुई, और इजराइल ने जो किया उस तमाम की वजह से एक ख्याल ये था कि रजीम चेंज आएगी। सो आई डू थिंक रजीम चेंज इज अ रियल गोल, असली गोल है। लेकिन एक खदशा यहाँ अमेरिका में भी और दूसरी जगह भी बड़ा सिंपल ये है कि रजीम चेंज का मतलब क्या है। ये सोचना कि ये जो है जो इस्लामिक गवर्नमेंट है ईरान की, ये अगर तब्दील होगी तो एक बिल्कुल प्रो इजराइल गवर्नमेंट आ जाएगी। यकीनन ऐसा दैट कुड बी, लेकिन उसके बीच में भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना, कि इसी हुकूमत में से जो शायद ज्यादा अग्रेसिव ग्रुप है, क्योंकि हुकूमत जब वीक होती है, जब आप पे हमले हो रहे होते हैं, तो आपके अंदर के लोग भी जो है उसका पावर स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। Absolutely. उसमें से कोई स्ट्रक्चर आ जाए। और आखिरी चीज ये कि जो हमने सीरिया वगैरह में देखा कि जब रजीम चेंज होती है तो एकदम रात के रात हो जाती है। आप अपना प्रोग्राम का टॉपिक आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सीरिया में अब एक रातों रात एक तब्दीली आ। So many things can happen। और अगर ट्रंप ने मना किया है तो इसीलिए किया है कि उनको किसी ने समझाया है कि यार ये रजीम चेंज आउट ऑफ हैंड जा सकती है। लेकिन फॉर नेतन्याहू दैट इज क्लियरली द गोल, एंड द गोल इज कि ये नहीं कि मेरी पसंद की रजीम आ जाएगी, लेकिन पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन विल बी कि जो भी नए लोग आएंगे उनका पहला काम ये होगा कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। आपको लगता है इसराइल इस चीज के ऊपर रोक जा सकता है अमेरिका से हटकर? सॉरी, कम अगेन। आपको लगता है इस बात के रजीम चेंज वाले पॉइंट के ऊपर रोक हो सकता है इसराइल अमेरिका से हटकर? बागी हो या ना हो, लेकिन रजीम चेंज इन अ वे दोनों ट्रिगर नहीं कर सकते। दोनों सिर्फ हालात पैदा कर सकते हैं जिसमें रजीम चेंज आ जाए। ठीक है, वो सपोर्ट कर सकते हैं किसी ग्रुप को, वो एग्जिस्टिंग रजीम को वीक कर सकते हैं, लेकिन दैट इज व्हाई इट इज अ मोर डिफिकल्ट थिंग कि जब वो खुल जाता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, साफी साहब के पीस के ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, हम आगे जाके जरा प्रोग्राम में शामिल करेंगे। भट्टी साहब ये बताइए, जो हम रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, ये अगर वर्क्स में आ जाती है जैसे कि सब कह रहे हैं आ गया है, फिर ऑब्वियसली जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के लिए सर कितना रियल थ्रेट है? सर आप तो इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, वहाँ पर क्या चैटर चल रही है वो भी हमें बताइएगा, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आदिल साहब आपका शुक्रिया कि आपने मैडम शेख को याद कराया। ये मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके एंड पे नहीं रख रहे हैं, ये इन्होंने रखना था। अल्लाह का शुक्र है आपके पास कुछ बातें खत्म हो गई। या सर वो गौरी गजनवी शाहीन को एंड पे बचा के रखते हैं ना, तो हमने अपना न्यूक्लियर मिसाइल एंड पे बचा के रखा हुआ है। यानी ये कितना मजे का सवाल कर रही थी कि अगर इसराइल बागी हो जाए तो फिर अब आदिल साहब को क्या पता बागी हो जाए तो क्या हो जाएगा। अच्छा। लेकिन बहरहाल आदिल साहब आपका शुक्रिया, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया कि आपने मैडम शेख को कहा कि एक बंदा इस्लामाबाद में भी बैठा हुआ है और इसी काम के लिए बैठा हुआ है।
बात यह मैडम शेख के मुझे ऐसा ये एक बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया और कई दिनों से कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा दिनों तक ये काम चलेगा। ये सारे सब के सब जल्दी में गो के ट्रंप साहब ने अपना धमकियों वाला ट्वीट डिलीट कर दिया है और लेकिन इसके बावजूद सारे के सारे जल्दियों में हैं और अमेरिका और ये जो इसराइल का गठजोड़ है, ये जो पिछले कई सालों से इस मौके के इंतज़ार में थे और अमेरिका और इसराइल का एक ट्रैप था और ईरान इस ट्रैप में आ गया। अंदाज़ा कीजिए कि तुलसी गबार्ड मार्च में कह रही हैं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस बरादरी का मुत्तफ़िका नज़रिया है कि ईरान जोरी हथियार नहीं बना रहा और इसके पास जोरी हथियार नहीं है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 22 सफ़ाती जो रिपोर्ट है उस जो 31 मई को सामने आती है, इसमें भी है कि ईरान के यहाँ जोरी हथियारों का कोई प्रोग्राम नहीं। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सरबराह चंद दिन पहले कह रहा होता है कि आप ईरान के जोरी तनसीबात पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ कोई न्यूक्लियर ख़तरा नहीं है। और फिर ईरान के ख़िलाफ़ अचानक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की करारदाद 19/3 से मंजूर हो जाती है। मैडम शेख, गज़ा को कब्रिस्तान बना दिया गया कि वहाँ हमास के जंगजू छुपे हुए हैं। इराक़ को खंडर बना दिया गया, सद्दाम को फांसी पे चढ़ा दिया गया कि बड़े कोई अजीबो गरीब किस्म के केमिकल के वेपन्स हैं और जो पूरी दुनिया जिनसे ख़तरा है। और इसराइल ने जुमेरात को अली शमखानी को कत्ल कर डाला, शहीद कर डाला है, आयतुल्लाह खामनाई के मशीर, जो अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात के अहम मुज़ाकरातकार थे और जिन्होंने एक माह कबल कहा था कि हम मुआहदे के बहुत करीब हैं और हम इंतहाई यूरेनियम जो इनरिचमेंट है उसको तर्क करने के लिए तैयार हैं। उनको शहीद कर दिया है। और 2018 में आपको पता है मैडम शेख के ट्रंप साहब ने जब ईरान का जोरी मुआहदा तोड़ा था, तब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कह रही थी कि ईरान के पास 3.67 यूरेनियम इनरिचमेंट है और आज 60% है। तो इस 3.67 से 60% तक तो फिर जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो मैडम शेख ये होना था और क्यों होना था, ये सारा ख़त्म करना था, आखिरी कांटा था। बार बार कह रहे हैं इसराइल की राह में ईरान, और वो कांटा निकालना था, इस रास्ते से चुना जाना था। और ईरान का फ़ौजी ताकत का खात्मा था, पहले जो बहुत कमज़ोर हो चुकी आस्तीन के सांपों से, अपने अंदर गद्दारों से वो, और ये ज़हनों में रहे कि ईरान के अंदर ये बज़ाहिर है सारा कुछ के बड़ी यकजहती है और बड़ा कुछ है, ईरान के अंदर भी और ईरान के बाहर भी। अभी तो रज़ा शाह पहलवी की बेटी की एक यहूदी से बिजनेसमैन से शादी भी हो गई है, तो और वो बड़े बहुत अरसे से इधर बिजनेस करने के ख़्वाह हैं, बहुत ज़्यादा उनका कंसोशियम है जो बड़े यहूदी बिजनेसमैन हैं ईरान में। तो रज़ा शाह पहलवी के बेटे बाहर तैयार हैं, ईरान के अंदर भी लोग तैयार हैं। और पहला है एटमी प्रोग्राम का मुकम्मल खात्मा, दूसरा है फ़ौजी तौर पर इतना कमज़ोर करना कि, और इसी दौरान हार्ड जो लाइनर्स हैं ये जो इनकी ईरान की, उनका खात्मा, और वो कर रहे हैं, खा उनके आर्मी चीफ हों, खा उनके पासदारान इनकलाब हों, खा बाकी सारे हों। और तीसरा है रिजीम चेंज। और पाकिस्तान सरहद पर है, ये ज़हनों में रहे मैडम शेख, इसराइल की सरहद पर था उर्दन की सरहद पर शाम, शाम की सरहद पर इराक, इराक की सरहद पर ईरान, ईरान की सरहद पर पाकिस्तान। और तो क्या मतलब है इसका पाकिस्तान के लिए सर? क्या हाल हो गया, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आपको ये ज़हनों में रहे कि इस खित्ते में नेतन्याहू ने सबसे पहला जो फ़ोन किसी को बाहर किया है तो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी और का मकबूजा वादी में और नेतन्याहू का गज़ा में बिल्कुल एक जैसे ही है 19-20 के साथ तरीक़ाकार। तो हमारे लिए तो खतरा है। अगर रिजीम चेंज नहीं होता, जंग जिसके कम चांसेस हैं कंटिन्यू करती है, फिर भी हम सरहद पे हैं। और अगर ये रिजीम चेंज हो जाता है तो फिर भी हम सरहद पे हैं। अब जल्दी से बता दें मुख्तसरन पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अगर आप समझते हैं इतना बड़ा खतरा है तो?
मैडम शेख, हमें तो फूंक फूंक के कदम चलने चाहिए। हम तो किसी जोगे नहीं, हमारा तो इतना ही हो जाए कि IMF हमसे लेफ्ट राइट हो जाए तो हम फारिग हो जाएंगे। हमें फूंक फूंक के कदम चलने चाहिए। ट्रंप साहब की नाराजगी नहीं लेनी चाहिए, और ये जो ज़बानी जमा खर्च, ये डरी डरी सेमी सेमी मुजम्मतें हैं और हमदर्दियां हैं, वो करते रहना चाहिए। ट्रंप की नाराजगी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, ये भी बता दें, आपने कहा ईरान झांसे में आ गया। मैं अज्यूम ये कर रही हूँ, आपने कहा वो जो न्यूक्लियर डील करके तो झांसे में आ गया या उसके लिए बैठा मुज़ाकरात के लिए, तो क्या करता सर? मैडम शेख, मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब रास्ते में कत्ल हो गए। बहुत चांसेस थे उनके पास बेहतर हिकमत अमली के, होना वही था, उनको तब्दील करना था। सद्दाम हुसैन बेहतर हिकमत अमली कर जाते तो इराक बच जाता, बशारुल असद साहब निकल जाते तो शाम बच जाता। यहाँ इनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस थे। 60 दिन के अंदर ट्रंप साहब के जाके बैठ जाते। जो भी एक पंजाबी का फिक्र है, डंग टपाना, जब मुश्किल वक्त हो तो वक्त गुजारना, वो नहीं गुजार पाए। हमारी शराइत पे मुआहदा हो। सर वो डंग तो टपा रहे थे। छठी मीटिंग थी जब उससे पहले हमला हो गया ना। क्यों मैडम शेख? जब तो खुद ही का वक्त गुजारो तो वक्त गुजार रहे थे। ट्रंप साहब ने जब 60 दिन दिए मैडम शेख, तो क्या कहते तो फिर उस 60 दिन में खत्म करते किस्सा, जो कुछ 19-20 करते, आप मुआहदा करते, साइड पे हो जाते। ये इंटरेस्टिंग